नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम कोई सौदा करते हैं तो कानूनी तौर पर वो वादा एक मजबूत वादा क्यों बन जाता है? इसका जवाब छिपा है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के एक बहुत ही खास शब्द में, प्रतिफल, जिसे अंग्रेजी में हम कंसिडरेशन कहते हैं। सच कहूं तो ये किसी भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट की जान होती है, उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। तो आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे और समझेंगे कि ये आखिर है क्या और क्यों इतना जरूरी है। आज की हमारी इस पूरी चर्चा का जो केंद्र है वो यही सवाल है। सबसे पहले हम प्रतिफल को परिभाषित करेंगे, यानी डिफाइन कंसिडरेशन। फिर हम इसके अलग अलग प्रकारों को समझेंगे कि ये प्रतिफल भूत, वर्तमान या भविष्यकालीन होता है या नहीं। और सबसे जरूरी बात, हम भारतीय और अंग्रेजी कानून के बीच जो मुख्य अंतर हैं उन पर भी रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि आखिर ये प्रतिफल इतना जरूरी क्यों है? देखिए, जवाब बहुत सीधा और साफ है। इसके बिना आपका कोई भी समझौता कानूनी तौर पर महज एक खोखला वादा है और कुछ नहीं। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 10 और 25, ये दोनों ही धाराएं बिल्कुल साफ शब्दों में कहती हैं कि बिना किसी वैध प्रतिफल के कोई भी समझौता वॉइड यानी कि शून्य होता है। अब इस शून्य या वॉइड का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कानून की नज़र में वो समझौता कभी हुआ ही नहीं था। आप उसे लेकर अदालत नहीं जा सकते, उसे लागू नहीं करवा सकते। इसे और आसानी से समझने के लिए चलिए कानून के एक बहुत बड़े ज्ञाता जस्टिस ब्लैकस्टोन की बात को समझते हैं। उन्होंने कहा था कि प्रतिफल बस एक रिकम्पेंस है, यानी एक तरह का बदला या एवज। आम भाषा में कहें तो ये कुछ के बदले कुछ का सिद्धांत है। जैसे अगर मैं आपको अपनी गाड़ी बेचने का वादा करती हूँ तो उस गाड़ी के बदले में जो पैसा आप मुझे देने का वादा करते हैं वही पैसा उस सौदे का प्रतिफल है। एक और महान विधिवेत्ता हुए पॉलिक। उन्होंने इसे और भी दिलचस्प तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि प्रतिफल वो कीमत है जिससे आप दूसरे के वादे को खरीदते हैं। ये कीमत हमेशा पैसा ही हो ये जरूरी नहीं है। ये कोई काम करना भी हो सकता है या फिर कोई काम न करने का वादा भी। लेकिन जब तक आप किसी वादे को खरीदने के लिए कोई कीमत अदा नहीं करते, तब तक वो वादा कानूनी रूप से आपका नहीं होता और आप उसे लागू नहीं करवा सकते। अब आते हैं सबसे जरूरी परिभाषा पर। वो परिभाषा जो खुद हमारे कानून यानी भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2D में दी गई है। इसे जरा ध्यान से समझते हैं, टुकड़ों में तोड़ के। कानून कहता है जब प्रतिज्ञाकर्ता की इच्छा पर, फिर कहता है प्रतिज्ञा ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति, और फिर समय की बात करता है कोई काम कर चुका है या करता है या करने का वादा करता है, तो वो काम या काम न करना या वो वादा ही उस वादे का प्रतिफल कहलाता है। देखिए, इस एक लाइन में ही 3 बड़ी बातें छिपी हैं जिन्हें हम आगे और विस्तार से समझेंगे। पहली, काम हमेशा वादा करने वाले के कहने पर होना चाहिए। दूसरी, काम कोई भी कर सकता है, सिर्फ वादा लेने वाला ही नहीं। और तीसरी, काम भूत, वर्तमान या भविष्य किसी भी समय से जुड़ा हो सकता है। तो जैसा हमने धारा 2D की परिभाषा में देखा, एक वैध प्रतिफल के लिए कुछ आवश्यक तत्व होते हैं। ये शर्तें हैं जो पूरी होनी ही चाहिए। तो आइए एक एक करके इन सभी तत्वों को और भी गहराई से समझते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम, कोई भी काम प्रतिफल तभी माना जाएगा जब वो वादा करने वाले यानी प्रॉमिसर की इच्छा पर या उसके कहने पर किया गया हो। अगर कोई अपनी मर्जी से किसी के लिए कोई काम कर देता है या किसी तीसरे व्यक्ति के कहने पर करता है, तो वो बाद में उस काम के बदले कुछ मांग नहीं सकता। मान लीजिए अगर मेरे पड़ोसी ने मुझे अपनी गाड़ी धोने के लिए नहीं कहा और मैं जाकर खुद ही उसकी गाड़ी चमका देता हूँ, तो मैं उससे कानूनी तौर पर धुलाई के पैसे नहीं मांग सकता। क्यों? क्योंकि ये काम उसकी इच्छा पर नहीं हुआ था, इसलिए ये कानूनी प्रतिफल नहीं है। इस नियम को समझने के लिए दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव का केस एकदम सटीक उदाहरण है। अब हुआ ये कि वादी ने यानी प्लेंटिफ ने कलेक्टर साहब के कहने पर एक मार्केट में कुछ दुकानें बनवाईं। प्रतिवादी यानी डिफेंडेंट ने वहां एक दुकान किराए पर ली और वादा किया कि वो अपनी बिक्री पर उसे कुछ कमीशन देगा। लेकिन बाद में उसने कमीशन देने से मना कर दिया। मामला अदालत पहुंचा। अदालत ने फैसला सुनाया कि प्रतिवादी कमीशन देने के लिए बाध्य नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि दुकानें प्रतिवादी के कहने पर नहीं बल्कि कलेक्टर साहब के कहने पर बनी थी। इसलिए प्रतिवादी के कमीशन देने के वादे के बदले में वादी की तरफ से सीधे तौर पर कोई प्रतिफल नहीं था। इस केस ने इस नियम को पत्थर की लकीर बना दिया कि काम हमेशा वादा करने वाले की इच्छा पर ही होना चाहिए। अब आते हैं दूसरे नियम पर, और ये भारतीय कानून की एक बहुत ही दिलचस्प और खास बात है। हमारे कानून में
ये जरूरी नहीं है कि प्रतिफल हमेशा वही व्यक्ति दे जिसे वादा किया गया है, यानी प्रॉमिसी। अगर वादा अ ने ब से किया है तो ब की तरफ से कोई तीसरा व्यक्ति, मान लीजिए स, भी प्रतिफल दे सकता है और ये पूरी तरह से वैध होगा। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो हमें अंग्रेजी कानून से अलग करता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है चिन्नैया बनाम रमैया का केस। कहानी कुछ यूं है, एक माँ ने अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटी को इस शर्त पर दे दी कि बेटी अपनी मौसी को, यानी माँ की बहन को, हर साल एक तय रकम देगी। बेटी ने अपनी मौसी से ये वादा कर भी लिया, लेकिन बाद में बेटी ने पैसे देने से साफ मना कर दिया। उसने कोर्ट में तर्क दिया कि मुझे मेरी मौसी से तो बदले में कुछ मिला ही नहीं, तो मैं उन्हें पैसे क्यों दूं। मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने कहा ये वादा लागू होगा, आपको अपनी माँ से जो पूरी संपत्ति मिली है वही इस वादे का प्रतिफल है। भले ही प्रतिफल सीधे मौसी से नहीं बल्कि माँ से आया था, पर वो मौसी के लिए किए गए वादे को लागू करवाने के लिए काफी था। इस केस ने हमेशा के लिए यह स्थापित कर दिया कि भारत में प्रतिफल कहीं से भी आ सकता है। तो देखा आपने कैसे ये दो क्लासिक केस, दुर्गा प्रसाद और चिन्नैया, प्रतिफल को समझने के लिए दो मजबूत स्तंभों की तरह काम करते हैं। ये हमें दो बुनियादी सबक सिखाते हैं। अगर इन केस स्टडीज का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो और चीजें साफ हुई हों तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और ऐसे ही कानूनी विषयों को आसानी से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसा कि हमने धारा 2D की परिभाषा में पढ़ा था, प्रतिफल अलग अलग समय पर हो सकता है। इसी आधार पर कानून में प्रतिफल को मुख्य रूप से 3 प्रकारों में बांटा गया है। चलिए अब इन्हें समझते हैं। प्रतिफल 3 तरह का हो सकता है: पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पहला है भूतकालीन प्रतिफल या पास्ट कंसिडरेशन। ये तब होता है जब काम पहले हो जाता है और वादा उसके बाद में किया जाता है। मान लीजिए मेरा बटुआ खो गया, आपने उसे ढूंढकर मुझे लौटा दिया। इसके बाद मैंने खुश होकर आपको 500 रुपये इनाम देने का वादा किया। यहाँ पर आपका बटुआ लौटाने का काम पास्ट कंसिडरेशन है। दूसरा है वर्तमान प्रतिफल या प्रेजेंट कंसिडरेशन। ये सबसे आम है, जिसमें लेन देन एक साथ होता है। आप दुकान पर गए, सामान खरीदा और तुरंत पैसे दे दिए। काम और वादा एक ही समय पर पूरे हो गए। और तीसरा है भावी प्रतिफल या फ्यूचर कंसिडरेशन। यहाँ दोनों पक्ष एक दूसरे से भविष्य में कुछ करने का वादा करते हैं। जैसे एक बिल्डर आपको 6 महीने बाद फ्लैट का कब्जा देने का वादा करता है और आप उसे 6 महीने बाद पूरी पेमेंट करने का वादा करते हैं। दोनों के वादे एक दूसरे के लिए भविष्य का प्रतिफल है। इन प्रकारों के अलावा प्रतिफल के कुछ और जरूरी नियम भी हैं जो हमें याद रखने चाहिए। पहला, प्रतिफल का पर्याप्त होना जरूरी नहीं है। मतलब कानून ये नहीं देखता कि सौदा बराबरी का है या नहीं। अगर कोई अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के अपनी 10 लाख की कार 1 लाख में भी बेचने को तैयार है तो ये एक वैध अनुबंध है। कानून सिर्फ ये देखता है कि सहमति स्वतंत्र थी या नहीं। दूसरा, प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए, काल्पनिक या असंभव नहीं। कोई जादू से खजाना लाने का वादा नहीं कर सकता। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, प्रतिफल हमेशा वैध होना चाहिए। आप किसी अपराध को करने या किसी को धोखा देने या कोई ऐसा काम करने के लिए जो लोक नीति के विरुद्ध हो, अनुबंध नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी समझौता शुरू से ही शून्य यानी वॉइड होगा। चलिए अब एक बहुत ही दिलचस्प तुलना करते हैं। देखते हैं कि प्रतिफल के मामले में हमारा भारतीय कानून अंग्रेजी कानून से कहां-कहां और कैसे-कैसे अलग है। ये अंतर समझना खासकर कानून के छात्रों के लिए बहुत जरूरी है। इस टेबल में 4 बड़े अंतर साफ साफ दिखते हैं। पहला है स्रोत का। जैसा हमने चिन्नैया बनाम रमैया केस में देखा, भारत में प्रतिफल कोई तीसरा व्यक्ति भी दे सकता है, लेकिन इंग्लिश लॉ इस मामले में बहुत सख्त है। वो कहता है कि प्रतिफल सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिसी यानी जिससे वादा किया गया है उसी की तरफ से आना चाहिए। दूसरा बड़ा फर्क है भूतकालीन प्रतिफल का। भारत में पहले किए गए काम के लिए बाद में किया गया वादा पूरी तरह से वैध है, लेकिन इंग्लैंड में पास्ट कंसिडरेशन को आमतौर पर कोई प्रतिफल नहीं माना जाता। तीसरा है पर्याप्तता। ये नियम दोनों जगह लगभग एक जैसा है कि सौदे का बराबर होना जरूरी नहीं है। और चौथा है संविदा का प्रकार। अंग्रेजी कानून में कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील नाम की एक खास तरह की लिखित और सीलबंद संविदा होती है, जिसे बिना प्रतिफल के भी वैध माना जाता है। हमारे भारतीय कानून में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ लगभग हर अनुबंध के लिए प्रतिफल अनिवार्य है, बस कुछ गिने चुने अपवादों को छोड़। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे संक्षेप में एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि सभी मुख्य बातें हमारे दिमाग में बैठ जाएं। तो आज हमने क्या सीखा?
प्रतिफल यानी कंसिडरेशन किसी भी वैध अनुबंध की नींव है। ये हमेशा वादा करने वाले यानी प्रॉमिसर की इच्छा पर ही होना चाहिए। हमारे भारतीय कानून की खास बात यह है कि ये किसी तीसरे व्यक्ति से भी आ सकता है। साथ ही ये पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर यानी भूत, वर्तमान या भविष्य तीनों समय का हो सकता है। और हाँ, ये भी याद रखिए कि कानून सौदे के मूल्य को नहीं बल्कि आपकी स्वतंत्र सहमति को देखता है, इसलिए इसका पर्याप्त होना जरूरी नहीं है, बस वास्तविक और वैध होना चाहिए। संक्षेप में यही वो सिद्धांत है जो एक सामान्य वादे को कानूनी रूप से लागू करने योग्य अनुबंध में बदलते हैं। अगर आपको ये प्रस्तुति मददगार लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और कानूनी विषयों को आसानी से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।